organizational administration, strategic support, human resource management, editorial management, planning and execution of media initiatives आदि क्षेत्रों में दक्षता रखने वाले श्री राधेश्याम दीक्षित जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कंटेंट प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के लिए प्रसिद्ध श्री राधेश्याम दीक्षित जी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब, प्रिंट और वीडियो प्रोडक्शन के साथ ही साथ प्रिंट जर्नलिज्म और टीवी प्रोग्राम प्रोडक्शन में 19 वर्षों से अधिक का अथाह अनुभव प्राप्त है। हिंदी लिटरेचर एंड जर्नलिज्म में मास्टर्स और माखन लाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन भोपाल नोएडा कैंपस से मास्टर्स इन ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म कर चुके श्री राधेश्याम दीक्षित जी ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मीडिया राइटिंग भी किया है। दूरदर्शन, दैनिक जागरण, आकाशवाणी, इंडिया न्यूज, सुदर्शन टीवी आदि प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी बहुमूल्य उपयोगिता सिद्ध कर चुके श्री राधेश्याम दीक्षित जी वर्तमान में सोसाइटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में अपनी अतुलनीय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। रूरल वायर नाम के प्रोजेक्ट के जरिए समाज में सामाजिक उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत श्री राधेश्याम दीक्षित जी को समाधान ग्रुप और स्किल्ड एंटरप्रेन्योरशिप मिशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम दीक्षित और आज हम बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की, यानी वो खेती जो न केवल प्रकृति के लिए अच्छी है बल्कि पूरी जलवायु परिवर्तन के समस्याओं का समाधान भी है, और जिस खेती के जरिए न केवल हमें पोषक तत्वों की अच्छी मात्रा मिलती है, जो फूड चेन में ग्रेन्स आते हैं, पल्सेस आती हैं या तमाम तरह की फ्रूट, वेजिटेबल्स और अन्य जो औषधियां हैं उन सब में पोषक तत्व भरपूर होते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होता है, यानी जीवाणु की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिनको बढ़ाया जाता है और वो फिर खेती में पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को और विस्तार से आज समझेंगे, जानेंगे, और साथ में पूरी दुनिया जिस खेती की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि रसायनों से संकट बढ़ा है, रसायनों ने पर्यावरण को प्रदूषित किया है, रसायनों ने ह्यूमन हेल्थ को हैम्पर किया है। हजार्डस जो केमिकल्स हैं वो हजारों सालों में डिस्ट्रॉय नहीं होते, इसलिए हमारे पास अब एकमात्र विकल्प है, वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के और भी पक्ष हैं, उसके विभिन्न पहलू हैं, उसके विभिन्न आयाम हैं, उन सब से हम रूबरू होंगे आज इस सत्र में। तो आप सबका स्वागत है और बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनेंगे, साथ में डायरी और कलम अपनी तैयार रखेंगे, ताकि जो इसमें इनटेक मिलते हैं, इनपुट्स मिलते हैं, उनको आप नोट डाउन करें, ताकि आपको इसके बारे में समझने में जितनी तरह की मुश्किलें हैं वो हल हो जाएं, और अगर किसी तरह का संकट है तो उसका समाधान हो जाए। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर भी रहे हैं तो आपके दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव भी हो जाए, एक बड़ा परिवर्तन हो जाए, ताकि आने वाली चुनौतियां आपके लिए समाधान बन जाएं। तो आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। शुरू करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग पर यह महत्वपूर्ण सत्र। आशा है कि आपको इसका लाभ मिलेगा। तो यह है ऑर्गेनिक फार्मिंग। सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, ये हम सब के मन में प्रश्न होता है। कुछ लोग कहते हैं जो पहले पुरखे करते थे वही खेती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जो परंपरागत खेती है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग है। जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में कुछ ऑर्गेनिक जो इनपुट्स है फार्म के, उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं, बस इतनी ही ऑर्गेनिक फार्मिंग है। जी नहीं, ये इतनी नहीं, एक इसका एक हिस्सा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब हम केवल केमिकल डालना बंद कर दें तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाएगी। ऐसा भी नहीं है। तो आखिर कैसा है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में समझना, तो चलिए आज थोड़ा ठीक से समझाते हैं और ठीक से समझते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जो ऑर्गेनिक कार्बन है, जो खेत का, जो हमारे खेतों से बाहर उड़ रहा है, क्योंकि खेतों का तापमान नियंत्रित नहीं किया जा पा रहा है, इसलिए ऑर्गेनिक कार्बन के कम होने के कारण, ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर में खून की कमी हो जाए तो हमारे शरीर के साथ जो होता है कुछ वैसा ही खेतों के साथ हो रहा है। हमारे खेत बांझ हो रहे हैं, और जहां जहां केमिकल्स का, पेस्टिसाइड का ज्यादा इस्तेमाल हुआ है वहां ज्यादा बड़ा खतरा है। कैंसर ट्रेन पंजाब में चल रही है, हरियाणा में अब पानी का संकट खड़ा हो गया है, वहां पर अन्न के उपज करने के लिए बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स की जरूरत है, ज्यादा पेस्टिसाइड की जरूरत है। क्यों? क्योंकि पूरी जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। पूरी दुनिया में ये बड़ा संकट देखा गया, समझा गया, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग धीरे धीरे बढ़ रही है। उसकी ग्रोथ रेट कैसी है आगे बात करेंगे, लेकिन इसके विभिन्न अवयवों पर पहले बात करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में समझना होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो ये जो पूरी ऑर्गेनिक खेती है उसमें जो मैनेजमेंट है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का, उसका प्रबंधन
ऑर्गेनिक विधि से, प्राकृतिक विधि से, जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनके जरिए किया जाता है, पहला। दूसरा ये है कि ये जो बायोडायवर्सिटी है उसको इंक्लूड करता है और एनवायरमेंटल जो प्रैक्टिसेस हैं उसको इंक्लूड करता है, यानी प्राकृतिक तरह की जो संपदाएं हमारे पास उपलब्ध हैं उनकी सहभागिता से ये खेती होती है। ये इसका दूसरा अवयव है। और तीसरा अवयव ये है कि ये प्रिजर्व करता है नेचुरल रिसोर्सेज को एंड हैज रिगरस स्टैंडर्ड्स फॉर एनिमल वेलफेयर, यानी इसमें एनिमल्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें जो बायो कंपोस्ट है, जो बायोडिग्रेडेबल तमाम तरह के एग्री प्रोड्यूसर्स हैं, उनका इस्तेमाल खेत की जो ऑर्गेनिक कार्बन और उसके अंदर जो बायोमास है उसकी उपलब्धता ह्यूमस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी हो सके और साथ में उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो सके। और साथ में जो और महत्वपूर्ण है कि ये पूरी तरह केमिकल फ्री है, इसमें किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, पूरी तरह से प्रतिबंधित है। और साथ में ये टेस्ट में और न्यूट्रिशन वैल्यू में इसकी जो भी उपज होगी वो ज्यादा होगी। आप सब ये सुनते होंगे कि आजकल फोर्टिफाइड व्हीट आ रहा है, यानी गेहूं फोर्टिफाइड होगा या उसका आटा फोर्टिफाइड होगा। ये फोर्टिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़े? क्योंकि हमारे खेतों में जो रासायनिक खेती हो रही है उनके कारण जो पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी उपलब्धता कम हो रही है। और उनकी उपलब्धता कम होने के कारण हमें जो पोषक तत्व हमारे आहार में आने चाहिए वो नहीं आते, इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है और हम बीमार पड़ते हैं। तो इस बीमारी से अगर बचना है तो आपको नेचुरल एंड ऑर्गेनिक वो उत्पाद जो किसी तरह के केमिकल और पेस्टिसाइड से फ्री हैं उनका इस्तेमाल करना होगा, ताकि आपकी हेल्थ अच्छी हो। साथ ही एक और बड़ा खतरा जो रिकॉर्ड पर आया है वो ये कि अभी जितने भी हम प्रोड्यूसर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इवन मिल्क प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें केमिकल रेजिड्यू ह्यूमन बॉडी में पाया गया है इस अलग अलग तरह के सर्विस में। तो ये बहुत बड़ा खतरा है जो हमारे आने वाले भविष्य में पूरी ह्यूमन जो रेस है उसकी जीवन के लिए संकट का सबब बनने वाला है। इसलिए भी केमिकल जो फार्मिंग है उससे हमें मुक्ति चाहिए, उससे हमें दूर जाने की जरूरत है। और साथ में जितना एक्सपोर्ट भारत से होता है जिसमें हम सरप्लस हो रहे हैं, जैसे गेहूं में हम एक्सपोर्ट में सरप्लस हुए हैं, धान में हम सरप्लस हुए हैं, गन्ने में हम सरप्लस हुए हैं, उसके साथ में अभी बहुत से और तिलहन में भी अब हम सेल्फ रिलायंट होने वाले हैं। और दलहन में भी भारत सरकार ने अपील की है कि हम सब मिलकर इतना काम करें कि हमें दुनिया के किसी देश की तरफ मुंह न उठाना पड़े, न देखना पड़े। और ये सब तब हो पाएगा जब हम पूरे ये प्रोड्यूसर्स को ऑर्गेनिक कर पाएंगे, क्योंकि दुनिया के अधिकतर देश सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस ही अपने यहाँ एक्सपोर्ट करने की परमिशन देते हैं। तो उस सब के लिए स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, उन सबको मीट करना जरूरी है। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को जानना, सीखना और फिर करना बहुत जरूरी है। तो आइए और आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि डिमांड जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोड्यूसर्स की कितनी है। आपको जानकर ताजुब होगा, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं उन एजेंसीज के जो सर्वे करके इस पूरे डेटा को निकालती हैं और आगे के फ्यूचर के जो पर्सपेक्टिव्स हैं उनकी एनालिसिस करती हैं और फोरकास्ट करती हैं, यानी भविष्य की संभावना कितनी बड़ी है ये समझने की जरूरत है। ये मार्केट ओवरव्यू है 2023 एंड 2028 के बीच का, यानी कुल जो बीच का वक्फा है आप देखें करीब 5 से 6 साल के बीच में कितनी बड़ी ग्रोथ की संभावना नजर आती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ऑर्गेनिक फूड मार्केट खास करके ये जो साइज है, ये अभी जो 2022 तक का जो रिकॉर्ड पे आया है वो करीब 1278 मिलियन यूएस डॉलर का है और ये तेजी से ग्रो करने वाला है। आगे जो एग्जीक्यूटिव्स की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 4602 मिलियन यूएस डॉलर ये 2028 तक हो जाएगा। कहाँ आपका अभी 1278 है और मात्र 5 सालों के बाद ये 4602 मिलियन यूएस डॉलर होने वाला है, यानी 4 गुने से अधिक 5 सालों में बढ़ेगा। यानी हर साल जो रफ्तार होने वाली अब तक की पूरी जो उपलब्धि है उसकी मल्टीप्लिकेशन 4 गुने तक होने वाली है। तो ये बहुत तेजी से, क्योंकि जो अवेयरनेस है वो लगातार बढ़ रही है और उस अवेयरनेस के साथ में जो बढ़ रहा है वो उसके जो बेनिफिट्स हैं स्वास्थ्य के प्रति उसको लोग समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, इसलिए भी ये बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। साथ में जो खर्चा भी है केमिकल पेस्टिसाइड का वो भी कम करना है, क्योंकि ये हर तरह से नुकसान करता है। पहले तो जेब पे चोट करता है, फिर प्रकृति पे चोट करता है, फिर हमारी हेल्थ पे चोट करता है और सॉइल का हेल्थ को तो खराब करता ही है। तो ये सब देखते हुए ये जो जागृति आ रही है उसकी वजह से अभी जो स्टार्टअप्स का, इंक्यूबेशंस का, एग्री बिजनेसेस का स्कोप जो बढ़ा है, पूरी दुनिया की नजर भारत के बाजार पर है, भारत के उत्पादकों पर है, भारत के स्टार्टअप्स पे है, भारत के एग्री बिजनेसेस पे है। किस लिए? ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। तो आप ये समझ लिए कि इसमें इतनी बड़ी जो सेटअप खड़ा हो रहा है
वो सब मिलकर इस पूरे मार्केट को टैप करने वाले हैं, जो ये 4,602 मिलियन यूएस डॉलर होने वाला है। तो ये लगातार बढ़ रहा है और इस मार्केट ग्रोथ को देखते हुए मल्टीनेशनल कंपनीज भी अब खेती में उतर आई हैं। उनके बहुत बड़े-बड़े अलग-अलग पैरेलल जो वर्टिकल्स हैं वो इस दिशा में काम कर रहे हैं। पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर रहा है, जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी बढ़ रही है, फ्रेट को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे हैं। फायदे बहुत से हैं क्योंकि ऑर्गेनिक खेती बढ़ानी है। अब बात ये आती है कि ऑर्गेनिक खेती अन्य ऐसे रीजंस क्या हैं जिसके लिए हमें ये करनी ही चाहिए। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो लगातार घटता जा रहा है खेतों में, जिनमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हो रहा है, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है, उनमें उनके बहुत से फैक्टर्स हैं, उनको भी हमें आगे समझेंगे। लेकिन सबसे जरूरी जो बात है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी दिन ब दिन घटती जा रही है। उनको बढ़ाने के लिए अभी हमें एग्रीकल्चर इनपुट्स के तौर पर केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड को उतनी ही मात्रा में दिन ब दिन बढ़ाते जाना पड़ रहा है। ये आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा खतरा है, तो इसलिए उसका इस्तेमाल किए बिना एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हमें बढ़ानी है। प्रिवेंट सॉइल डिग्रेडेशन, अभी जितनी केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है उसकी वजह से सॉइल की जो होल्डिंग कैपेसिटी है वाटर की, या जो बहुत सॉल्युबल जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कैपेसिटी, वो मिट्टी की घट रही है। इसलिए क्योंकि उसमें एक लेयर, मोटी परत बनती जा रही है और मिट्टी पानी को कम एब्जॉर्ब कर पाती है और बारिश का पानी बह करके नालों से नदियों में और फिर समुद्र में चला जा रहा है और धरती का जो जल है, भूगर्भ जल लगातार घटता जा रहा है, मिट्टी सख्त होती जा रही है और जो पहले कम एचपी के ट्रैक्टर्स काम कर पाते थे वो एचपी बढ़ता जा रहा है, यानी ज्यादा शक्ति के ट्रैक्टर्स की आवश्यकता हमें खेतों में पड़ रही है। तो इस खतरे को देखते हुए हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है। साथ में ये रिडक्शन ऑफ केमिकल एप्लीकेशन इन क्रॉप प्रोडक्शन, मैंने बता ही दिया आपको। इफिशिएंट यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज, पानी को भी बचाना है क्योंकि वो रिसोर्स है, जल जंगल जमीन, ये तीनों को बचाना बेहद जरूरी है, इसलिए भी ऑर्गेनिक फार्मिंग हमें करनी है। और जानकर ताज्जुब होगा कि अभी देश में सबसे ज्यादा हमारा भूगर्भ जल का दोहन हो रहा है सिंचाई में, खेती में। उसको भी कम करना है। जब हम यूजेस कम कर देंगे, बहुत इफिशिएंट यूज करेंगे, तो हमारा पानी कम लगेगा, वक्त भी बचेगा और पैसा भी बचेगा और रिसोर्सेज की सुरक्षा भी होगी। डिसैमिनेशन ऑफ मॉडर्न फार्म प्रैक्टिसेस, उनको भी बढ़ाना है। जो मॉडर्न फार्म प्रैक्टिसेस हैं उनके साथ में ऑर्गेनिक फार्मिंग को इन हैंड मिला करके काम करना है, टू इम्प्रूव क्वालिटी, क्वांटिटी, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो खेती की है वो भी घटानी है, साथ में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंप्रूव करना है। शुरू में अभी बहुत से लोगों के एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में शुरू में थोड़े लॉसेस होते हैं, लेकिन आगे बात करेंगे कि वो क्यों होते हैं। और अगर आप ठीक से प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं, जो पैकेजिंग प्रैक्टिस है, तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण बात है इम्प्रूव हेल्थ एंड न्यूट्रिशन थ्रू क्वालिटी फूड। ये सबसे बड़ा मकसद हमारे देश के लिए, दुनिया के लिए, ह्यूमन रेस के लिए और पूरी बायो डाइवर्सिटी के लिए, क्योंकि जो केमिकल्स हैं ये सबको मार रहे हैं, सबको खत्म कर रहे हैं और हमारे भूगर्भ जल तक इनकी पहुंच हो चुकी है क्योंकि लीच हो रहा है, तो लीच आउट करके ये बहुत नुकसानदेह है। टू चेंज द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फार्मर, ये भी दूसरा बहुत बड़ा मकसद, क्योंकि हमारे देश के जो किसान हैं, छोटी जोत के किसान हैं, पूरी दुनिया में इतनी छोटी जोत के किसान नहीं पाए जाते, सबसे ज्यादा छोटी जोत के किसान भारत में हैं। इसलिए उनकी जितनी भी छोटी छोटी खेती है उसमें भी बड़े वो यंत्र इस्तेमाल नहीं कर पाते, चाहे जितने बड़े यंत्र उपलब्ध हों उनकी कैपेसिटी नहीं है कि उसको परचेज कर सकें। लागत उनकी खेती की दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है केमिकल फार्मिंग में, उसको वो पूरा नहीं कर सकते हैं। केमिकल्स की, पेस्टिसाइड की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, उनकी जो उपज है उनकी कीमतें नहीं बढ़ पाती हैं। इस तुलना के देखते हुए ये देखने में आ रहा है कि लगातार जो गैप है वो बहुत बड़ा हो रहा है और इसलिए फार्मर्स सुसाइडल अटेम्प्ट्स बहुत बढ़े हैं। फार्मर्स जो है वो इकोनॉमिकली वीकर होते जा रहे हैं और प्रॉस्पेरिटी का जो गैप है वो बहुत बढ़ रहा है। इसलिए भी ऑर्गेनिक फार्मिंग बेहद जरूरी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग पर आप लोग सोच रहे होंगे, उस पर आगे बात करेंगे। पहले हम दोनों के एक में रखते, एक परिवार है जिसमें छोटा भाई, बड़ा भाई दो अलग हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे आगे। अब बात है ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। जो ग्रोथ है वो कैसे बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, खास करके भारत में। अभी तो आपने पूरा सिनेरियो देखा, लेकिन ऑर्गेनिक वर्ल्ड 2021 डेटा सेज दैट ऑल द ऑर्गेनिक एरियाज टुगेदर सम्ड अप टू 107.4 मिलियन हेक्टेयर्स। इतनी बड़ी जमीन पर अभी खेती बढ़ी है, वो भी इंडिया में तब की बात है जब इंडिया उस पायदान में पूरी दुनिया के, जिसमें ऑस्ट्रेलिया टॉप करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, उसमें बहुत निचली पायदान पर है। तब ये लेवल है हमारे पास और अब जो अवेयरनेस बढ़ी है वो तेजी से ग्रो करेगा और वो बढ़ करके कितना होगा इसका आप अंदाजा लगाएं।
कि ये जो है ये इसके बारे में एक और फैक्ट देते हुए चलते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज एन nascent stage in India. About 2.3 million hectares of farmland was under organic cultivation as of March 2019. दो डेटा आपके पास ये रखे हुए हैं, वेरीफाइड डेटा। 2% of the 140.1 million hectare net sown area in India, यानी कुल जो उत्पादन करने वाला क्षेत्र है उसमें से 2% अभी केवल ऑर्गेनिक खेती हो रही है। ये आंकड़े भी अभी लेटेस्ट नहीं है, ये 2021 तक के हैं, लेकिन जो जागरूकता बढ़ी है वो 2023 पोस्ट कोविड टाइम में सबसे ज्यादा अवेयरनेस हुई है और इसलिए इसमें ग्रोथ हमें पंख लग गए हैं और इतनी तेजी से ग्रोथ हुई है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, जागरूकता के बारे में, इसमें करने वालों की, इसके बारे में डिस्कशंस की। इवन 2022 के आखिर में भारत सरकार ने भी नेचुरल फार्मिंग को भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये दो डायमेंशन आके मिल गए हैं और मिल करके ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो दायरा है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब बात आ रही इज नेचुरल फार्मिंग इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो आप लोगों के मन में प्रश्न है। बहुत से लोग इसको दो अलग अलग तत्व कहते हैं, लेकिन अगर साइंटिफिकली इसको स्टडी करें तो दोनों में जो मूल है वो है बैक्टीरिया कंसोर्शिया, उसको बढ़ाया जाना है। बस जो माध्यम है बढ़ाए जाने के वो दोनों में तरीके अलग अलग हैं। एक में मार्केट का जो रिसर्च्ड इनपुट्स है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरी तरफ फार्मर्स अपने फार्म फील्ड पर बाहर से कुछ लिए बिना खुद ही तैयार करते हैं, यानी नेचुरली तैयार करते हैं। वो पूरी तरह से सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिक इनपुट हमें बाहर से लेना नहीं पड़ता। तो वो नेचुरल फार्मिंग है, लेकिन इट कवर्स कंप्लीट ऑर्गेनिक फार्मिंग साइंटिफिक प्रोसेसेस। तो ये हमें समझने की जरूरत है। दो छोटे बड़े भाई कह सकते हैं, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग कंपैरेटिवली बहुत नया है, जो फार्मर्स की तरफ से आया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत पुराना हो गया, देश और दुनिया में इस पे काफी काम हो रहा है, उसके ऊपर बहुत से वैलिडेशंस हो चुके हैं, उनके पैकेज एंड प्रैक्टिसेस की डॉक्यूमेंटेशन हो चुके हैं। इसके लिए जो देश में अलग अलग मॉडल्स भी देखने को मिल रहे हैं। नेचुरल फार्मिंग कंपैरेटिवली अभी 5 से 7 साल पुराना ही है, जिसमें ज्यादा जो ग्रोथ हुई है, लेकिन अब धीरे धीरे दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे। तो आगे बात करते हैं कि ये फर्क कैसे। तो इन नेचुरल फार्मिंग नाइदर केमिकल नॉर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल। बाहर से कुछ भी ऐड नहीं किया जाता। in fact no external fertilizers are added to the soil। कोई भी बाहर से एक्सटर्नल कंपोनेंट हमें नेचुरल फार्मिंग में नहीं दिया जाता। while organic farming still requires basic agro practices like plowing, tilting, mixing of manures, weeding etc। ये तो खैर कॉमन प्रैक्टिसेस हैं जो दोनों में इस्तेमाल होती है, लेकिन यहाँ पर ये ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि बार बार आपको मिक्स करना पड़ता है। यहाँ पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण तथ्य मैं छोड़ता चलूं आप सबके लिए, जो खास करके जो साइंटिफिक डेटा या एनालिसिस में ज्यादा विश्वास करते हैं उनके लिए, कि अभी तक जो काम करने वाले हैं उन्होंने ये पाया है कि नेचुरल फार्मिंग में जब मल्चिंग की जाती है उस मल्चिंग के जरिए ऑर्गेनिक कार्बन को सस्टेन करना ज्यादा मुफीद है, क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन जो खेतों से है वो 35 डिग्री के तापमान खेत के होते ही वो वेपोराइज हो जाता है, वो उड़ जाता है, इसलिए बड़ा लॉस हो रहा है। इसलिए नेचुरल फार्मिंग करने वालों ने ज्यादा अचीवमेंट्स पाई हैं। मात्र 1 साल में डबल ग्रोथ की है ऑर्गेनिक कार्बन की खेत में, जो दुनिया भर में अभी 20 सालों में डबल नहीं कर पाए हैं एक्सपर्ट्स। तो ये फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इरिगेशन इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है क्योंकि पानी का संकट है और पानी की आवश्यकता भी खेती में ज्यादा होती है, और पानी अगर वक्त पर सही मात्रा में पौधों को मिल जाए वैज्ञानिक तरीके से तो हमें ज्यादा लाभ होगा, और अगर इसको इफिशिएंट वे में इस्तेमाल करेंगे तो हमारी बचत भी होगी। तो ये इसलिए हम जरूरी बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। ये चूंकि कंपोस्ट हीव्स जो बनाए जाते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, उसमें इरिगेशन जो किया जाता है वो जो फील्ड्स में उसमें वाटर को अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को बढ़ाता है और काफी समय तक होल्ड करता है। तो ये साथ में ये है कि अभी हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में भी देखते हैं कि प्रैक्टिसेस में केवल मॉर्निंग और इवनिंग में ही ये सिंचाई की जाती है ताकि वेपोरेशन कम हो, एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो। साथ में ये भी है कि जो मल्चिंग है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। मल्चिंग एक तो खेत के तापमान को कम रखती है, दूसरा वेपोरेशन को रोकती है, तीसरा कि उसके अंदर जितना बैक्टीरिया का बेस है उसको खत्म नहीं होने देती, क्योंकि तापमान कंट्रोल रहता है, टेम्परेचर ज्यादा हाई नहीं होता तो वो खत्म नहीं होता। और इन सब एनवायरनमेंट के क्रिएट होने से जो मित्र कीट हैं वो लगातार खेत में बढ़ते हैं, और उनके बढ़ने से जितने तरह के बैक्टीरिया की एक्टिविटी है वो भी बढ़ती है, और वो बढ़ता है तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम और उसके साथ में और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी फिक्स होते हैं प्लांट्स की रूट में, और इससे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है।
ड्रिप इरिगेशन को बहुत प्रेफरेबली यूज़ किया जा रहा है ताकि बूंद-बूंद पानी जो है वो पूरी तरह से उपयोग में आ जाए और वेस्टेज ना हो और ज़्यादा पानी नहीं होता है, वीड्स भी कम होती हैं। चूँकि वीड्स का कंट्रोल ऑर्गेनिक फार्मिंग में कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं कर सकते, नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो कम पानी ज़रूरत का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इन तरह की मुसीबतों से बच सकें और जो प्लांट्स की रूट हैं वो डायरेक्टली उसे पाएँ और कंजर्वेशन भी पानी का हो। अब सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा विषय है जिसमें हमारी भूमिका ऑर्गेनिक फार्मिंग के करने में बढ़ जाती है और वो है कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज एन इफिशिएंट एंड प्रॉमिसिंग एग्रीकल्चर अप्रोच फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। कंप्लीट जो पर्यावरण है उसके जो चुनौतियां हैं उसको हम एड्रेस करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, इसलिए ये बहुत जरूरी है। इट प्रोवाइड्स यील्ड स्टेबिलिटी, यील्ड को भी ये काफी संतुलित मात्रा में चलता है। एक बार जैसे ही ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है खेत में, जब उसके अंदर फ्लोरा एंड फाना यानी कि जो बैक्टीरिया हैं वो रिच हो जाती है सॉइल, तो जैसे ही रिच होती है उसके बाद बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं होती, खेती बहुत अपने आप लहलहा के चलती है, बीमारियां बहुत कम होती हैं, संकट कम आते हैं, उपज पर जल्दी जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कम देखने को मिलते हैं। तो ये फायदा वहां से होता है और सॉइल को बचाना हमारा प्राइम ऑब्जेक्ट है। नो एनवायरमेंटल कंसर्न्स क्योंकि केमिकल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फूड इज फिल्ड विद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैंने बता ही दिया। रिडक्शन इन द यूज ऑफ सिंथेसाइज्ड केमिकल फर्टिलाइजर्स, तभी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। बेस्ट चॉइस ऑफ फॉर कंट्रीज एंड फार्मर्स इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था और किसानों की अर्थव्यवस्था के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग एक सस्टेनेबिलिटी देता है, हमें खर्चे कम करता है, लाभ ज्यादा देता है। अब है रोल ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन इन सॉइल फर्टिलिटी। काफी कुछ मैंने बताया है लेकिन और इस पर फोकस करके बात करते हैं। हायर सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन प्रमोट सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर खेती में बहुत महत्वपूर्ण है। जितना ज्यादा उसमें ह्यूमस होगा, जितना ज्यादा उसके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन होगा, जितना ज्यादा उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे, उतनी अच्छी पैदावार होगी, उतनी अच्छी फसल होगी, उतने अच्छे फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब होंगे, उनकी बाजार में कीमतें भी आपको अच्छी मिलेगी, उनका टेक्सचर भी अच्छा आएगा। ऑर्गेनिक कार्बन इंप्रूव सॉइल एरेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मिट्टी के अंदर जो पानी की जरूरत होती है वो पानी एयर के साथ आता है, मिल करके काम करता है, जिसको वापसा कहते हैं। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है, केवल भरा हुआ पानी नहीं चाहिए, इसलिए फ्लड इरिगेशन दोनों ही विधियों में ऑर्गेनिक या नेचुरल में इस्तेमाल नहीं करते। एंड वाटर ड्रेनेज एंड रिटेंशन, जो पानी भर जाता है वो जल्दी ड्रेन हो जाता है। रिटेंशन भी हमारा पानी का होल्डिंग कैपेसिटी चूंकि बढ़ती है सॉइल की, तो हमारा रिटेंशन भी होता है, तो बार बार इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इरोजन एंड न्यूट्रिएंट लीचिंग, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जो लीच आउट हो जाते हैं तो हमको फायदा नहीं मिलता, या अभी जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का या पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है उनके लीच आउट होने से हमारे धरती का पानी भी जहरीला हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। तो पूरी जो सस्टेनेबिलिटी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ऑर्गेनिक कार्बन उस सॉइल फर्टिलिटी के साथ में सस्टेनेबिलिटी में मदद करता है और हमारे खेतों की लागत को भी घटाता जाता है, और आगे चलकर हमें टिलिंग भी बहुत कम करनी पड़ती है, जुताई भी कम करनी पड़ती है, मिट्टी में पोरासिटी भी बढ़ती चली जाती है। प्रोसीजर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, अब महत्वपूर्ण कड़ी पर हम आ चुके हैं। यहाँ से अब हम ऑर्गेनिक खेती को न केवल समझेंगे बल्कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम अच्छे से उतरने जा रहे हैं। तो अब साथियों तैयार रहिए। सबसे पहले है मिट्टी का प्रबंधन, सॉइल मैनेजमेंट। सॉइल मैनेजमेंट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी जिस पौधे को आपको तैयार करना है उसकी जमीन पहले तैयार होनी चाहिए। अगर मिट्टी में समस्याएं हैं, मिट्टी में अगर बैक्टीरिया है, फंगी है, मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की कमी है, उसके अंदर ह्यूमस कम है, उसके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन कम है, उसके अंदर बहुत तरह का जो कंपोस्ट है वो कम है उसकी मात्रा, तो अच्छी उपज नहीं होगी। तो सबसे पहले सॉइल मैनेजमेंट, ये पहला स्टेप है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। दूसरा है वीड मैनेजमेंट। मिट्टी अच्छी होगी, उसके अंदर वीड्स कम होंगे और उसमें जो है संक्रामक बीमारियां कम होंगी, तो हमारी उपज भी अच्छी होगी। तो वीड का मैनेजमेंट करने के लिए मिट्टी की ऊर्जा का, मिट्टी की प्रबंधन का किया जाना बहुत जरूरी है। फिर आता है क्रॉप डाइवर्सिटी। ये जो अभी हम केमिकल फर्टिलाइजर्स से खेती करते हैं उसमें मोनोक्रॉपिंग को प्रमोट किया, क्योंकि बड़े बड़ी मशीनें, बड़े बड़े तंत्र उसमें लगते हैं, एक साथ क्रॉपिंग करते हैं, इसलिए हम मिक्सिंग नहीं कर पाते, हम डाइवर्सिटी को बहुत कम प्रमोट करते हैं। धान गेहूं का एक चक्र बहुत देखने को मिलता है। जो गन्ने की खेती करते हैं बार बार गन्ने पे खेती करते हैं, जो कपास की करते हैं वो कपास ही की कर रहे हैं, जो बागवानी करते हैं वो एक ही चीज की बागवानी, कोई आम का ही कर रहा है, कोई एप्पल का ही कर रहा है, कोई मौसमी का ही कर रहा है, कोई सिर्फ नींबू कर रहा है।
तो ये डाइवर्सिटी न होने की वजह से वहाँ जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी घटती है और सॉइल का जो एक वैल्यू एडिशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो इसमें क्रॉप डाइवर्सिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आता है बायोलॉजिकल न्यूट्रिशन मैनेजमेंट इन क्रॉप्स। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के लिए बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पर ध्यान देना, ये हमारा चौथा एस्पेक्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। और उसके बाद है बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। जितनी आप जब भी ऑर्गेनिक खेती या नेचुरल फार्मिंग आप करते हैं तो इस तरह के फार्मिंग में पेस्ट का अटैक बढ़ जाता है, क्योंकि पेस्ट भी दो तरह के होते हैं, एक मित्र कीट हैं, एक शत्रु कीट हैं। तो कीटों से डरना प्राकृतिक खेती ऑर्गेनिक खेती का एस्पेक्ट नहीं है। कीटों को पहचानना इसमें आवश्यक है, क्योंकि जीवो जीवस्य जीवनम, जीवों का आहार एक जीव है और इसलिए ये पूरा चक्र अगर आप चलाएंगे तो सबके जीवन से आपकी खेती का जीवन बढ़ेगा, उसकी समृद्धि होगी, क्योंकि ये कीट मरते हैं तो ऑर्गेनिक कार्बन आपके खेत में वैल्यू बढ़ाते हैं। तो कीटों की होने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, उसमें तितलियों की आवश्यकता अपनी है, मधुमक्खी की आवश्यकता पॉलिनेशन में है, तितलियों की आवश्यकता है, आपके बहुत तरह के ऐसे कीट हैं, मेढक की अपनी आवश्यकता है, आपको जो केचुआ है उसकी अपनी आवश्यकता है, गुबरेले की अपनी आवश्यकता है, सब अपनी अपनी भूमिकाएं अदा करते हैं। तो पेस्ट का कंट्रोल करना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग में पेस्ट को किल नहीं किया जाता, उनको नियंत्रित किया जाता है, कुछ पंजेंट स्मेल्स के जरिए, कुछ चिपचिपे तत्वों के जरिए, कुछ अलग अलग तरह के पत्तियों को मिला करके जो कंपोजिशन तैयार होती हैं उनके जरिए, ताकि उनके बीच उनका प्रजनन होने न पाए, इसलिए वो जगह छोड़ दे। इसके बाद आती है बायोलॉजिकल प्रोक्योरमेंट। अब इसमें जब हम प्राकृतिक खेती या ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो प्रोक्योरमेंट यानी सुरक्षा, जो आप संग्रहण करते हैं, भंडारण करते हैं, वहां पर भी बायोलॉजिकल ही करना पड़ेगा, क्योंकि वहां केमिकल का उपयोग नहीं कर सकते, पूरी चेन को केमिकल फ्री किया जाना है। इसी की तरह से बायोलॉजिकल प्रिजर्वेशन मेथड्स भी, अगर आप प्रोसेस कर लेते हैं फूड को तो भी हमें बायोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव से ही इस्तेमाल करने हैं, कोई केमिकल प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल नहीं करना है, ताकि पूरी चेन पूरी तरह से केमिकल फ्री, पेस्ट फ्री, पेस्टिसाइड फ्री होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुलना की कि दोनों में ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में क्या अंतर है, इनका तुलनात्मक अध्ययन। तो चलते हैं, बात करते हैं सबसे पहले कंपोनेंट्स की। सॉइल मैनेजमेंट में ऑर्गेनिक फार्मिंग में फैक्ट्री प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक मैटर या वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल होता है, जबकि इन दोनों का इस्तेमाल नेचुरल फार्मिंग में नहीं होता। और नेचुरल फार्मिंग में जो इसका इस्तेमाल होता है वो है घन जीवामृत, जो ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने में भी मदद करता है, और साथ में जो बैक्टीरिया का कंसोर्शिया इसमें अच्छा होता है, और ये बैक्टीरिया का एक बेस लेकर जाता है और खेत में उसको बढ़ा देता है। दूसरा कंपोनेंट है सीड ट्रीटमेंट। जो बीज हैं उनका ट्रीटमेंट भी बहुत जरूरी है। जो पेस्टिसाइड्स और केमिकल फार्मिंग में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वहां तो उनके जरिए ट्रीटमेंट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सीड का ट्रीटमेंट है वो मार्केट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिनसे हम सीड का ट्रीटमेंट करते हैं। ये भी बैक्टीरिया का कंसोर्शिया होती हैं, जो बैक्टीरिया सॉइल पे लगे हुए किसी और हानिकारक बैक्टीरिया या फंगस को खत्म कर देते हैं, इस तरह के किसी इन्फेक्शन को खत्म कर देते हैं, और इस तरह से वो संक्रमण हमारे बीजों में नहीं होता और इसलिए खेतों में भी वो नहीं पहुंचता। यहाँ पर बीजामृत का इस्तेमाल करते हैं। ये कैसे बनता है एक अलग एस्पेक्ट है, इसको जानना, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इस खेती के विषय पर। तो ये बीजामृत जो है ये सीड ट्रीटमेंट का एक कंपोनेंट है। इसके ट्रीटमेंट में भी घटना एक ही होती है दोनों में, लेकिन ये किसान खुद तैयार करते हैं और यहाँ पर मार्केट जो प्रोड्यूस उपलब्ध कराता है उसके जरिए इसका ट्रीटमेंट होता है। वीड मैनेजमेंट ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रिवेंशन एंड न्यू सीड्स इस्तेमाल करते हैं। अमूमन रोकथाम कितनी कर सकते हैं वीड्स के ग्रो होने में। दूसरा, जो बीज का इस्तेमाल करते हैं उस बीज के साथ में ही मोस्टली वीड्स आती हैं, तो वो बीज ऐसा इस्तेमाल करें जिसमें वीड न हो या उनकी छटाई हो जाए, बिनाई हो जाए, ताकि वो दोबारा खेतों में पहुंचने न पाए और उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके, सड़ाया जा सके। ऐसा काम होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। और जो नेचुरल फार्मिंग है उसमें हम देसी बीजों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि ये क्लाइमेट के प्रति बहुत रेजिलिएंट हैं, उसमें अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं। और दूसरा, बाजार से बार बार बीज खरीदने की आवश्यकता नेचुरल फार्मिंग में नहीं पड़ती, और ये पेस्ट के अगेंस्ट बहुत अच्छे अवरोध उत्पन्न कर पाते हैं, उनसे फाइट कर पाते हैं, और तापमान के भी ये रेजिलियंस इनके अंदर होता है। जो टेम्परेचर हाई या लो होता है उससे भी ये सर्वाइव कर जाते हैं, तो इसका बड़ा फायदा मिलता है। फिर आता है क्रॉप रोटेशन एंड डाइवर्सिटी। ये तो दोनों में ही बेहद जरूरी है, इसलिए इन दोनों में इसका समान रूप से इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये खेती का विज्ञान है जिसमें रोटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अलग अलग पौधों की अलग अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, और इसमें हम अलग जब स्थान बदलते हैं, दूसरी क्रॉप्स आती हैं, तो उससे उनको फायदा मिलता है।
ऑर्गेनिक फार्मिंग के ये जो कंपोनेंट्स आप समझ रहे हैं उसमें बायोलॉजिकल न्यूट्रिशन मैनेजमेंट ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और बाजार में ऑर्गेनिक फार्मिंग में एनपीके कंसोर्शिया और सागरिका जो कि इफ्को का है, ऐसे और भी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो आते हैं जिनके जरिए इस न्यूट्रिशन की कमी की पूर्ति की जाती है। लेकिन नेचुरल फार्मिंग में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हम बढ़ाते हैं जीवामृत और अमृत पानी, ये वो दो तत्व हैं जो आप अपने फार्म पर बनाते हैं और ये जो इंडिजिनस काऊ है उसके गोमूत्र के इस्तेमाल से बनता है और इससे जो तैयार होता है इससे बैक्टीरिया आपके खेत में बढ़ता है और वो बैक्टीरिया फिक्स करता है न्यूट्रिशन को, क्योंकि 78% नाइट्रोजन एनवायरमेंट में होती है, केवल उसको फिक्स करने वाले बैक्टीरिया चाहिए यानी मीडियम चाहिए, वो बैक्टीरिया उसे फिक्स करते हैं तो आप सीधे पा जाते हैं। इसके लिए आपको पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। तो इस साइंटिफिक फैक्ट को आपको याद रखना है। इसके बाद आता है बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। जो पेस्ट हैं उनको नियंत्रण करने के लिए नेचुरल एनिमीज को बढ़ा करके और कुछ ट्रैप्स का भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है। जो आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के कुछ कंपोनेंट्स हैं जो बायोलॉजिकली इसमें इस्तेमाल होते हैं, उनका इस्तेमाल होता है। जो ट्रैप्स होते हैं उन ट्रैप्स के जरिए पेस्ट को कंट्रोल किया जाता है, जिसमें स्टिकी ट्रैप है, आपको फेरोमोन ट्रैप है और सोलर लाइट ट्रैप है। इसका इस्तेमाल खेतों में किया जाता है, उससे कंट्रोल 95% तक कंट्रोल हो जाता है और बाकी थोड़े जो बढ़ते हैं वो जो एनिमीज नेचुरल एनिमीज हैं वो उनको किल कर देते हैं, खा जाते हैं, नुकसान कर देते हैं। तो इसलिए आपके खेती में बचत होती है, कोई केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। और नेचुरल फार्मिंग में कुछ खास तरह के ऐसे कॉम्पोजिशंस हैं जो बनाई जाती हैं जिसमें जो नेचुरल एनिमीज के साथ साथ छाछ का इस्तेमाल फंगस के लिए फंगिसाइड के तौर पर किया जाता है और साथ में सप्तपर्णी, दस्तपर्णी, आग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र ऐसे जो कंपोनेंट्स हैं वो बनाए जाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द पेस्ट, किस तरह का पेस्ट आपके यहाँ सुंडी आई है या कोई तना छेदक है, इस तरह के, या पत्ती को नष्ट करने वाले जो कीड़े हैं, किस तरह के कीड़े हैं उनको नियंत्रण करने के लिए, फ्रूट फ्लाई है, तो उन सब के लिए अलग अलग तरह का कंपोजिशन इस्तेमाल किया जाता है। अब बात आती है बायोलॉजिकल प्रोक्योरमेंट की। तो एक तो इसमें किसी भी तरह के केमिकल को अवॉइड करते हैं, इसमें और कोई तकनीक अभी तक नहीं उपलब्ध हुई है जिससे कि बायोलॉजिकल प्रोक्योरमेंट कर पाएं। काफी चीजें प्रयोग चल रहे हैं लेकिन इसमें ट्रेडिशनल मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। वो क्या है कि जैसे गेहूं है उसको प्रोक्योर करना है तो भूसे में प्रोक्योर करेंगे ताकि मॉइस्चर उसको न मिलने पाए, इसलिए उसमें कोई घुन नहीं लगता। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह से एक है कि मिट्टी के जो घरों में बनाई जाती थी जिनको हम अलग अलग नाम के तरह इस्तेमाल करते, कोई बखार बोलता है, कोई देहरी बोलता है, इस तरह से उनमें रखा जाता था और उनमें नीचे एक होल किया जाता था, उससे निकाला जाता था, जो बार बार जो फ्लो है वो मेंटेन रहता था, इसलिए भी उसके अंदर कोई कीड़े जल्दी पनप नहीं पाते। साथ में इसमें ट्रेडिशनल मेथड्स में नीम की पत्तियों को छोटे छोटे बैगेज बना करके और उन अनाजों में, सीरियल्स में, पल्सेस के बीच में डाला जाता है ताकि उनकी प्रेजेंस की वजह से कीड़े नहीं लगते। तो ये एक अपने विधि समझ ली। दोनों की जो कंपैरेटिव स्टडी है, दोनों में जो मूल थोड़ा थोड़ा अंतर है उसको, लेकिन बायोलॉजिकल लेवल पर दोनों जाकर सेम हो जाते हैं। इसलिए जो साथी इनको अलग मानते हैं उनके लिए भी ये उत्तर है, जो इन्हें एक मानते हैं उनके लिए संतुष्टिदायक उत्तर है। अब बात करते हैं डिफरेंस इन ट्रेडिशनल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग और परंपरागत खेती। परंपरागत खेती में भी दो तरह से लोग इस्तेमाल करते हैं। एक वो लोग परंपरागत खेती को बोलते हैं जो केमिकल फ्री होती थी पहले, जो हमारे आज से 40 साल 50 साल पहले जो खेती होती थी, इसमें कोई पेस्टिसाइड, कोई केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं होता था। कुछ लोग उसको मानते हैं ट्रेडिशनल, और कुछ लोग ट्रेडिशनल केमिकल को अब मानने लगे हैं क्योंकि वक्त बदल चुका है। ऑर्गेनिक फार्मिंग से जब कंपैरिजन होता है तो केमिकल फार्मिंग को ट्रेडिशनल बोलने लगे हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं नॉट केमिकल की, ये ट्रेडिशनल फार्मिंग जिसमें केमिकल की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या होता था कि इरिगेशन अनकंट्रोल्ड था, वेस्टेज बहुत था। यहाँ क्या है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में कंट्रोल्ड और मिनिमम यूजेस है पानी का। सॉयल एंड न्यूट्रिशन का जो है अनसर्टेन था, पता ही नहीं चलता था क्योंकि कोई टेक्निक, कोई टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन इसमें नहीं था, इसके बारे में ठीक से अध्ययन भी नहीं था। जिसको जितना पता था सब भगवान भरोसे ये खेती करते चले आ रहे थे। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑर्गेनाइज्ड हो गई, कंट्रोल्ड हो गई, एडजस्टेबल हो गई, वैल्यू एडिशन हो गया और स्टडी आधारित है, क्योंकि खेत के जो मिट्टी की जांच करने के बाद उसमें सॉइल की न्यूट्रिशन वैल्यू की क्या रिक्वायरमेंट है उसको ही यहाँ पूरा किया जाता है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं था। फर्टिलाइजर का इस्तेमाल, यहाँ पर वेस्टेज बहुत है क्योंकि हम बार बार कंपोस्ट भरते जाते थे, मेहनत बहुत लगती थी, मात्रा बहुत जाती थी, लेकिन हमें पता नहीं होता था फिर भी
ईश्वर की कृपा से इस खेती में उतने न्यूट्रिएंट्स का एक बैलेंस मिलता जाता था, खेती होती रहती थी, कई बार उपज कम मिलती थी, कई बार ज़्यादा मिल जाती थी, ये वेरी करता रहता था। लेकिन यहाँ सब एप्रोप्रिएट एंड सेविंग बहुत है, क्योंकि जितनी ज़रूरत है उतनी ही पूर्ति है। यूजेस ऑफ रिसोर्सेज एंड मैन पावर, इसमें अनलिमिटेड था, मेहनत करता रहता था किसान, उसका परिवार दिन भर इसमें लगा हुआ था। इसमें एक कंट्रोल्ड एंड वेस्टेज नहीं है, कब कितनी कैसी ज़रूरत है, क्रॉप रोटेशन कब करनी है, एक पूरा कैलेंडर बनाया जाता है, एक मैपिंग की जाती है, उसके साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है, इसलिए यहाँ पर बड़ा कंट्रोल्ड है। एक्यूरेसी यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि कोई चीज़ हमारे डॉक्यूमेंट भी नहीं थी, किसी बात की समझ नहीं होती है, सिर्फ मेहनत मेहनत मेहनत, और नुकसान हो गया तो ईश्वर की यही मर्जी थी, इसलिए ऐसा हो गया। जबकि यहाँ ईश्वर की मर्जी पर हम डिपेंडेंट नहीं है। पानी नहीं बरसा तो हम पानी की उपलब्धता कराएंगे, पानी ज़्यादा बरसा है तो उसकी निकासी की उपलब्धता कराएंगे, उसको ड्रेनेज सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि ओवर वाटर वहाँ पर स्टोर ना होने पाए, ताकि हमारे पौधे खराब ना करें। इसलिए परफेक्टली फाइन सिस्टम डेवलप करने की रिक्वायरमेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग में रहती है। पेस्ट कंट्रोल यहाँ पर इरेगुलर है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कैसे रोकें। आ गया तो हमने कहा कि अब तो हो ही गया जो होना था, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्रॉप रोटेशन एक बहुत बड़ा टूल है। दूसरा है जो पेस्ट ट्रैप्स हैं और बायो कंट्रोल्स हैं, उनका इस्तेमाल करके हम खेती में पूरी तरह से पेस्ट कंट्रोल करते हैं और उनका मैनेजमेंट करते हैं। आउटपुट यहाँ पे अनसर्टेन था, आमतौर पर वो कम ही हुआ करता था। यहाँ कैलकुलेटेड है या कई जगहों पर ज़्यादा है। जिन्होंने सॉयल का मैनेजमेंट अच्छा किया, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को इम्प्रूव किया है, उनकी खेती की उपज बहुत अच्छी है। अभी देश में अलग अलग जगहों पर, सिक्किम पूरी तरह ऑर्गेनिक हो चुका है, हिमाचल बहुत बड़े हिस्से में ऑर्गेनिक हुआ है, आपको उत्तराखंड में ऑर्गेनिक को बहुत प्रमोशन मिला है, वो भी बढ़ रहा है। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश में ऑर्गेनिक की खेती बहुत हो रही है। उत्तर प्रदेश भी अब धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, लेकिन अभी देश के अन्य राज्यों की तुलना में अभी पीछे है। मध्य प्रदेश ने इसमें बहुत बड़ी उपलब्धि अर्जित की है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग लाभ का सौदा देखने को मिल रहा है। लेकिन एक जो चैलेंज है वो ये है कि बहुत से जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, वो पैकेज एंड प्रैक्टिस पूरी नहीं करते, और जब नुकसान होता है तो वो ऑर्गेनिक खेती को दोष देते हैं। नेचुरल फार्मिंग में जो फार्मर्स हैं उनका डेडिकेशन कंपैरेटिवली ज्यादा देखने को मिला है। वो चूंकि पूरी तरह से आत्मनिर्भर, सेल्फ सस्टेनेबल हैं, तो वो सब खुद उत्पाद करते हैं, तो अपना उनका एक साइकिल मेंटेन हो रहा है। जो डेडिकेटली काम कर रहे हैं उनको रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहे हैं, उनकी शिकायतें घट रही हैं धीरे धीरे। अब बात करते हैं केमिकल और ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक अंतर की। इससे आपके दिमाग में चित्र स्पष्ट हो जाएगा। अभी तक हमने नॉन केमिकल की बात की थी, अब नॉन ट्रेडिशनल की बात की है, और ये केमिकल फार्मिंग है। ये ट्रेडिशनल नहीं है, लेकिन आजकल लोग इससे भी ट्रेडिशनल बोलने लगे हैं, इसलिए इसको डिफाइन किया गया। फर्टिलाइजर के मामले में क्या है, यहाँ सिर्फ केमिकल फार्मुलेशंस हैं, वही आपको इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इस पे भी एक डिबेट है कि केमिकल फार्मुलेशन जो है वो नुकसान कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं। डिबेट में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरे देश में नुकसान बहुत भारी हुआ है, कैंसर ट्रेन चल रही है। लखनऊ तक में, मलिहाबाद में 40 से 45 कैंसर हॉस्पिटल बन चुके हैं। केवल मैंगो की बेल्ट में पेस्टिसाइड का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। केमिकल फर्टिलाइजर्स भी नुकसानदेह हैं और पेस्टिसाइड तो नुकसानदेह है ही। ऑर्गेनिक फार्मिंग में सब बायो फार्मुलेशन है, कोई हार्म नहीं होता। ऑर्गेनिक कार्बन यहाँ पे हाई लॉस होता है, क्योंकि मोनोक्रॉपिंग है, कोई मल्चिंग नहीं, यहाँ पर कंट्रोल नहीं, सिर्फ केमिकल्स, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को बढ़ावा दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर लॉसेस बहुत ज्यादा हैं। ऑर्गेनिक कार्बन तेजी से घट रहा है। पूरे देश में जो रिकॉर्ड पर आया है वो है 0.25% से 0.5% के आसपास कार्बन, एवरेज कार्बन जो है ऑर्गेनिक, वो अवेलेबल है अभी, जो कि लगभग बांझ खेती की स्थिति है। खेती खराब हो चुकी है, और यूनाइटेड नेशंस की जो फोरकास्टिंग है कि अगर ये हालत रही तो 2030 तक हमारी उपज आधी हो जाएगी। और अभी जिस तरह के पर्यावरण परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, जलवायु परिवर्तन के खतरे, उससे वो कई क्रॉप्स में कम उत्पादन रिकॉर्ड भी किया गया है, इसलिए खतरा भी हुआ है। इसलिए रेजिलिएंट, जो क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप है मिलेट्स, उसको सरकार ने प्रमोट करना शुरू किया, और 2023 इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट घोषित हुआ है इसी रीजन से। अब बात करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये ग्रोइंग है, एनरिचमेंट होती है सॉइल की, लगातार बढ़ता जाता है, ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ता जाता है, लागत भी घटती जाती है, लाभ भी बढ़ता जाता है। पेस्टिसाइड यहाँ पर इस्तेमाल खूब जबरदस्त करना पड़ता है, जबकि यहाँ पर सब बायो कंट्रोलर्स हैं, एंजाइम्स हैं, ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं, उनके जरिए कंट्रोल किया जाता है। पेस्ट कंट्रोल हाई डोज ऑफ केमिकल्स के जरिए ही मुमकिन है, जबकि यहाँ क्रॉप रोटेशन, पेस्ट ट्रैप्स और बायो कंट्रोल्स हैं। टिलिंग यहाँ बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, मिट्टी सख्त होती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ लीस्ट रिक्वायर्ड है या जीरो टिलिंग की तरफ जा रहे हैं अगर आप नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाते हैं।
और जब मल्टी लेयर करते हैं तब आपको बड़ी टिलिंग करने की जरूरत नहीं है, हल्के फुल्के आपको टिलिंग से भी आपका काम चलता है और बार बार क्रॉप साइकिल बदलती रहती है। सॉइल इरोजन यहाँ बहुत ज्यादा है, यहाँ न के बराबर है, घटता जा रहा है क्योंकि एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है। वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी और उसकी होल्ड करने की कैपेसिटी यहाँ बढ़ रही है। क्रॉप पैटर्न, क्रॉपिंग जो पैटर्न है यहाँ मोस्टली मोनोक्रॉपिंग है पूरे देश में, एक साथ पूरी दुनिया में जो केमिकल फर्टिलाइजर्स के जरिए इस्तेमाल होता है केमिकल खेती, उसमें मोनोक्रॉपिंग ही है। जबकि यहाँ पर मिक्स, मल्टीलेयर और इंटीग्रेटेड खेती है, जो कि हमारी पुरानी भारत की परंपरा रही है। इसलिए हमारे यहाँ के लोग बीमार नहीं पड़ते थे, इसलिए हमारे यहाँ के किसानी को उत्कृष्ट कहा गया है। उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख समान। सर्वोत्तम खेती हुआ करती थी, आज वो निकृष्टतम हो गई, इसलिए कि हमने मोनोक्रॉपिंग अपनाई, इसलिए क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स के जरिए खेती अपनाई। मजबूरी का नाम बताया गया, लेकिन वो मजबूरी तब आई थी जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसलिए हमें उस आधुनिक जमाने में भी हमें उस अपने ज्ञान को वापस पाना है, उसमें भी जो एडवांसमेंट्स हुए हैं उनके साथ जाना है, ताकि हम किसी बीच मझधार में न फंसे और बेहतर खेती के परिणाम को हासिल कर सकें। अब बात आती है एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के एडवांटेजेस काफी कुछ आप समझ गए हैं, लेकिन अब उसको पॉइंट वाइज आपको समझा देते हैं। एक तो सेल्फ सस्टेनेबल है, दूसरा है एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, पर्यावरण अनुकूल है, हेल्दी है, न्यूट्रिशनल फूड मिल रहा है, स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, हमारा भी, जीवों का भी, धरती की सारे बायोडाइवर्सिटी को हम बचा पाते हैं। आज केमिकल के इस्तेमाल करने के कारण गिद्ध समाप्त हो गए, मधुमक्खियां आधी से भी कम हो गई हैं, तितलियां बहुत जगह खत्म हो गई हैं, बारिश में भी मेढक की टर आप सुन नहीं पा रहे हैं, बहुत तरह की पशु पक्षी वो नष्ट हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि वो केमिकल के हाई डोजेस के कारण सर्वाइव नहीं कर पाते। जिन पत्तियों पर वो निर्भर हैं उस पर केमिकल है, उसको खा के मर जा रहे हैं, तो इसलिए केंचुए खेतों से गायब हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, इसलिए हमें बेनिफिट देता है। इकोनॉमिकल है, सस्ता है, सेल्फ सस्टेनेबल, सेल्फ रिलायंस बनाता है, आपको बाजार पर निर्भरता को घटाता है, टेस्ट में बहुत अच्छा है, मीठापन अच्छा है, स्वाद जायकेदार है, तो इस एक प्लस पॉइंट है। दूसरा है हाई सेल्फ लाइफ, जो केमिकल से ग्रोन सब्जियां, वेजिटेबल्स और आपका फ्रूट्स अगर आप उनको रखें तो वो बहुत जल्दी खराब होने लगती हैं, लेकिन अगर ऑर्गेनिकली या नेचुरली ग्रोन जो वेजिटेबल्स हैं उनको आप दोनों की तुलनात्मक अध्ययन अपने घर में कर सकते हैं या खरीद के लाएं, देखें तो उनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है, क्योंकि पहले फ्रिजेस नहीं होते थे, डीप फ्रीजर्स नहीं थे, कोल्ड चेन्स अवेलेबल नहीं थी, तो किसान निर्भर था, अपने खेत से लाता था, घर में रखता था छप्पर के नीचे, तो उसकी शेल्फ लाइफ तब भी ज्यादा होती थी, वो रख पाता था। मिट्टी के घड़ों में रखते थे, मिट्टी में खोद करके और तापमान को नियंत्रित करने के लिए वहां रखते थे। हाई इन डिमांड बढ़ रही है क्योंकि जागरूकता बढ़ रही है। तो एडवांटेजेस ऑर्गेनिक फार्मिंग के आपके सामने हैं। हाउ गवर्नमेंट प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, सरकार इसको कैसे प्रमोट कर रही है, तो ये भी बहुत समझना जरूरी है कि जो भारतीय सरकार है उसने नीतियां बनाई हैं, जिसमें परंपरागत कृषि विकास योजना है, PMKVY है, उसके जरिए इसको प्रमोट किया जा रहा है। जो हमारी परंपरागत कृषि के जरिए जो यूपीडास्प है वो भी इसको प्रमोट, जो डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है। भारत सरकार ने नेचुरल फार्मिंग के लिए एक पॉलिसी बना दी, पूरे देश के में उसको विस्तार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद अपील कर चुके हैं, राज्यपाल देवव्रत जो कि गुजरात के राज्यपाल हैं उन्होंने इस पे बहुत बड़ा काम किया। गुरुकुल में, कुरुक्षेत्र में जो गुरुकुल है उनका, उसमें इस पर बहुत काम हुआ है। 100 एकड़ से ज़्यादा की लैंड में नेचुरल फार्मिंग की प्रैक्टिसेस की गई हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रैक्टिसेस की गई हैं, उनमें दोनों में तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है ताकि फार्मर्स को प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने में मदद मिल सके और नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए। ICR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और जितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं, KVKs हैं, वो सब ट्रेनिंग दे रहे हैं, पूरे देश के KVKs मिलकर के नेचुरल फार्मिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इससे पहले वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी ट्रेनिंग दे रहे थे, तो दोनों तरह की ट्रेनिंग अब लगातार वहाँ दी जा रही है। साथ में सपोर्ट सिस्टम भी दिए जा रहे हैं, प्रमोशनल कैंपेन्स चलाई जा रही हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स आर मेकिंग क्लस्टर्स फॉर फार्मर्स, नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्लस्टर पूरे देश में बने हैं। और नेचुरल फार्मिंग चूंकि नया इंट्रोड्यूस हुआ है उसमें बहुत तेजी से बनाए जा रहे हैं। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसीज आर वर्किंग फॉर वैलिडेशन ऑफ क्रॉप्स, क्योंकि इसमें एक पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम जो फार्मर्स के द्वारा वैलिडेशन है, एक वो स्कीम चल रही है जिसमें किसान मिल करके, दूसरा जो किसान ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग करता है उसको वो सर्टिफाई करते हैं, उसमें कोई फी नहीं पड़ती। दूसरा NPOP, जो इंटरनेशनल आप मार्केट में जाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो NPOP सर्टिफिकेशन जरूरी है। उस ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए एजेंसीज बनी है स्टेट्स में और सारे स्टेट्स उसको ऑर्गेनिकली सर्टिफाई कर रहे हैं। और एपिडा
के जरिए आपको सर्टिफिकेशन मिलता है और उस सर्टिफिकेशन के आधार पर हर साल आपको पैकेज इन प्रैक्टिस को डिक्लेयर करना पड़ता है, उस पर अमल करना पड़ता है, फिर सॉइल का टेस्ट करना पड़ता है और आपके जो क्रॉप्स का प्रोड्यूस है उनका भी टेस्टिंग करके उनका एक सर्टिफिकेट हासिल करना होता है, ताकि आपको तीसरे साल फाइनल सर्टिफिकेट मिलेगा और उसके आधार पर आप अपने एक्सपोर्ट कर सकेंगे अपने प्रोड्यूस को, जो जिसको आप ऑर्गेनिक होने का दावा कर रहे हैं। उसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होने का लोगो भी आपको मिल जाएगा, अधिकृत हो जाएंगे आप उसका इस्तेमाल करने के लिए। तो साथ में फार्मर्स का एक्सपोजर विजिट और इंक्रीजिंग डे बाय डे, या हर दिन फार्मर्स को जो आ रहे हैं इस फील्ड में उनको एक्सपोजर विजिट्स हो रही हैं, उनको अलग अलग जो फार्म फील्ड्स हैं ऑर्गेनिक या नेचुरल उन पे विजिट कराई जा रही है, उनको उसमें मोटिवेट किया जा रहा है। अब बात आती है चैलेंजेस इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, किस तरह की चुनौतियां हैं। इसमें भी दो तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के ग्रुप्स हैं जो काम करते हैं। एक ग्रुप वो है जो मल्टीनेशनल कंपनीज या इस तरह के जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स ग्रो करते हैं। उनका तर्क ये है कि इसमें बहुत लॉसेस हैं, यहाँ तक इसमें एक श्रीलंका में ऑर्गेनिक फार्मिंग की क्राइसिस को बताया गया, जबकि ऐसा था नहीं, बिना तैयारी के काम हुआ था, वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट नहीं कर पाए इसलिए लॉसेस हुए। तो फैक्ट अलग है, इसलिए ऐसे तर्कों में अगर कभी आप उलझें तो बचकर रहें, वो फैक्ट नहीं है, तथ्य दूसरा है। यहाँ पर यह है कि जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रॉप साइकिल, अगर क्रॉप साइकिल की आपको समझ नहीं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप मुश्किल में आ सकते हैं। ट्रेनिंग फैसिलिटेशन, अगर आपको ट्रेनिंग फैसिलिटेशन की देश में थोड़ी अभी, क्योंकि ग्रोइंग है, उतनी फैसिलिटीज हर जगह अवेलेबल नहीं है, कुछ इंटीरियर जगह हैं जहां पर बिल्कुल भी नहीं है, तो उन किसानों को बहुत दूर यात्रा करके आना पड़ता है, तो इसलिए वो हिचकिचाते हैं। मिनिमाइजिंग द गैप बिटवीन द एक्सपर्ट्स एंड फार्मर्स, ये भी कम करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग के विषय पर एक्सपर्ट्स कम हैं और इसलिए वो उनकी उपलब्धता किसानों तक कम हो पाती है जो अधिकार पूर्वक ठीक ढंग से बता सकें, तो उस गैप को भी हमें कम करना है। लैंग्वेज बैरियर, जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी भाषा अंग्रेजी है या थोड़ी आदर्श अच्छी हिंदी की है, जो फार्मर्स हैं वो रीजनल लैंग्वेजेस में हैं, उनको अपनी भाषा में समझाने वालों की दरकार ज़्यादा है और अभी इन पर उतनी समझ जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन है उसमें नहीं है, इसलिए जो नए यंगस्टर्स आ रहे हैं वो इंटरेस्ट तो उनका बहुत है, लेकिन उनको मेंटर करने वालों की दरकार है, उसको भी बढ़ाना है। मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट भी अभी एक ग्रोइंग है, पोस्ट कोविड इसमें रुचि ज़्यादा आई है, तो अभी मार्केट में उपलब्धता, बाजार में प्रोडक्ट्स की कम है, मार्केट प्लेयर्स कम है, इसके प्रोड्यूस को ऑथराइज प्रोड्यूस को रखने वाले कम हैं, और चूंकि अभी इनिशियल स्टेज है जिसमें कॉस्ट थोड़ी बढ़ती है, इनिशियल स्टेज में धीरे धीरे वो घटती है, तो मार्केट के फोर्सेस इसमें इसके दामों को 2 गुना 3 गुना और 4 गुना तक रख कर बेच रही हैं, इसलिए भी पब्लिक के बीच में इसकी डिमांड कम होती है, इसलिए मार्केट डेवलपमेंट एक बड़ी आवश्यकता है, एक बड़ा गैप है। हाई इन प्राइसिंग, मैंने आपको बताया कीमतें ज्यादा वसूली जा रही हैं, जितनी लागत बढ़ती है उससे ज्यादा, अमूमन पहले साल थोड़ी ज्यादा लागत होती है, दूसरे साल घटती है, तीसरे साल और घटती है, उसके साल और घटती है, तो एक तरह से निवेश की तरह का मामला है जो बाद में आपको पूरा हो जाएगा। लेकिन कुछ फार्मर्स या कुछ जो फोर्सेस हैं मार्केट की, वो इसको पहले इनकैशमेंट करना चाहती हैं, इसलिए प्राइसिंग बहुत हाई है। चैलेंज है गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई उतनी हो नहीं पा रही है, इसलिए जो बीच के लोग हैं, मीडिएटर्स हैं, वो ज्यादा कमा रहे हैं, तो ये गैप और बढ़ रहा है, इसको हमें कम करना है। टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन फैसिलिटीज आर लेस, कम है, लोगों को दौड़ना ज्यादा पड़ता है, पैसे भी अभी ज्यादा लग रहे हैं, तो उसको भी हमें कम करना है। सरकारों ने इनिशिएटिव लिया है, लेकिन वो इनिशिएटिव भी ज्यादा करने हैं ताकि इन चुनौतियों से हम पार पा सकें। अब बात आती है ऑर्गेनिक फार्मिंग द नीड ऑफ आवर। मैंने बहुत समझाया, फिर भी अगर कोई बिंदु आपसे छूट गया है तो एक साथ में कुछ और बिंदुओं को जोड़ते हुए मैं अपनी बात कहूंगा कि ये पूरे देश में, दुनिया में जो टॉक्सिसिटी है, जहर हम बढ़ा रहे हैं, उनको घटाना है, और जो एग्रोकेमिकल्स हैं उनको घटाना है, प्रोड्यूस को जो है उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कम करना है, ताकि मैनकाइंड को बचाया जा सके, ह्यूमैनिटी को बचाया जा सके, बायोडाइवर्सिटी को बचाया जा सके, जलवायु परिवर्तन को हम कंट्रोल कर सकें, उससे फाइट कर सकें, उसमें भागीदार हो सकें। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग इस समय की मांग है, द नीड ऑफ आवर। तो अब कंज्यूमर्स जो हैं पूरी दुनिया में वो अपने इस कंसर्न को समझ चुके हैं, इसलिए उनकी जो योगदान है इस दिशा में बढ़ रहा है, और वो केमिकल फर्टिलाइजर्स के अगेंस्ट, पेस्टिसाइड के अगेंस्ट हो रहे हैं, और फूड आइटम्स जो है जिसमें अनाज हैं, दालें हैं, ऑयल सीड्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, वो फ्रेश चाहते हैं, पेस्टिसाइड फ्री चाहते हैं, केमिकल फ्री चाहते हैं, ताकि उनके हेल्थ का कंसर्न उनको है। तो इसलिए ये नीड ऑफ आवर है। कंसर्न फॉर सेफ एंड हेल्दी फूड,
बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो WTA है, जो पूरी दुनिया में ट्रेड को, ऑर्गेनिक जो भी है, हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स हैं उनको कंट्रोल करता है, उसने भी अपने कंसर्न्स को सामने रखा है। और भी जो एजेंसीज हैं वो सेफ एंड हेल्दी फूड को प्रमोट कर रही हैं, फोकस कर रही हैं। पूरी दुनिया का कंसर्न इस दिशा में बढ़ रहा है। और साथ में एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इसको घटाने की बात है। पेस्टिसाइड एंड सिंथेटिक सब्सटेंसेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड रिजल्टेड इन पुअर सॉइल फर्टिलिटी, खेती की उपजाऊ शक्ति घट रही है, उसको बचाना है। ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ हजार्ड्स, बहुत तेजी से बहुत जीव मर रहे हैं, उनको बचाना है। डिस्टर्ब्ड इकोसिस्टम्स हैं, ऑल लीडिंग टू डिक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूसेस प्रॉफिटेबिलिटी। एक तो उत्पादकता घट रही है, उसके साथ में हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी, अंतर बहुत बढ़ रहा है, उसको भी है, और उत्पादकता को भी बढ़ाना है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो फर्टिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ सॉइल हैव डेटेरियोरेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू ब्लाइंड यूज ऑफ एग्रो इनपुट्स। पूरी अंधाधुंध इस्तेमाल हुआ है, उसको भी हमें कंट्रोल करना है। पेस्टिसाइड एंड न्यूट्रिएंट nitrates from chemical fertilizers are being leached down in groundwater in many agri-natural regions। तो ये जो एग्रीकल्चरल रीजन्स हैं उसमें जो लीचिंग है केमिकल्स की, उससे हमारा भूगर्भ जल भी प्रभावित हुआ है। बहुत जगहों पर तमाम तरह के हेवी मेटल्स, उसमें आर्सेनिक या बहुत तरह के तत्व देखने को मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इनका नतीजा है। तो उससे भी हमें बचना है, इसलिए द नीड ऑफ है ऑर्गेनिक फार्मिंग। एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, अंत में ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से बेरोजगार साथी इसमें उम्मीद तलाश रहे हैं। बहुत से ऐसे साथी जो अपनी नौकरियों में परेशान हैं, प्रेशर जो बहुत ज़्यादा है काम का, उससे मुक्त होना चाहते हैं, प्रकृति के वातावरण में रह करके प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी। और वो भी हमारे युवा साथी जो अपने बुजुर्गों की बनाई हुई संपत्तियां, जो बड़ी बड़े फार्म हाउसेज हैं, बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं खेती की, उनमें वापस लौटना चाहते हैं, अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी। तो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं दोस्तों, आपके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि डिफरेंट सेक्टर्स जो हैं उनमें अपॉर्चुनिटी लगातार बढ़ रही हैं। पूरी दुनिया की नज़र भारत के बाजार पर है, ऑर्गेनिक खेती और प्राकृतिक खेती पर है। तो इसमें जो सपोर्टिंग फार्मर्स ट्रांजिशन टू ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड्स, जो इसमें बढ़ना चाहते हैं, कन्वर्ट होना चाहते हैं, उनको सपोर्ट सिस्टम चाहिए, उनको ट्रेनिंग चाहिए, उनको इनपुट चाहिए, उनको फैसिलिटेशन चाहिए, और उनके यहाँ फार्म फील्ड्स पर कंसल्टेशन चाहिए। तो ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। फार्म मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड सपोर्ट की ज़रूरत है। प्रोडक्शन ऑफ बायो इनपुट्स एंड इनकम जनरेशन ऑर्गेनिक फार्मिंग में चूँकि ज़रूरत है इनकी, तो इससे भी आमदनी बढ़ सकती है। बेरोजगारों के लिए आजीविका का बहुत अच्छा स्रोत हो सकता है। टू प्रोवाइड सप्लाई चेन मैनेजमेंट सपोर्ट, ये पूरा चैनल डेवलप करना है ताकि ये ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर से प्रोड्यूस जो निकले और जो घरें हैं, घरों तक उसकी सप्लाई हो सके, उसका पूरा चैनल बिल्ड करने की ज़रूरत है। उसमें बहुत डिमांड है, तो इसकी एक आवश्यकता है। साथ में ऑर्गेनिक नेचुरल फूड स्टोर नेटवर्क, अभी स्पेसिफाइड नेटवर्क्स की कमी है, स्टोर्स की कमी है। अभी जो ट्रेडिशनल स्टोर्स हैं उसमें एक कॉर्नर बना दिया गया है उस कस्टमर्स के लिए, तो वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऑर्गेनिक स्टोर्स खुलने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी भी किसी शहर में इक्का दुक्का है। इसमें स्कोप बहुत है, ये खोले जा सकते हैं, बढ़ाए जा सकते हैं। तो जो लोग इसमें काम करना चाहते हैं उनके लिए एम्पल अपॉर्चुनिटी का एक नया सेक्टर जनरेट हो रहा है, ये ऑर्गेनिक नेचुरल फूड डिलीवरी नेटवर्क। तो इस फूड के लिए एक्सक्लूसिवली अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, जो 2023 के बाद 24-25 में बहुत फ्लरिश होने वाला है। आपने ग्रोथ रेट देख लिया है, तो वो बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरह से मैं फिर आपके साथ अभी ऑनलाइन मीडियम में जूम के नेटवर्क से जुड़ूंगा, और उस पर जुड़ करके हम आपसे बात करेंगे सीधी। आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपका कोई संशय है उसका समाधान कर सकते हैं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और अभी भी कोई अड़चन आपकी राह का रोड़ा बन रही है, तो मैं निकालूंगा आपकी राह का रोड़ा और आप आगे बढ़ेंगे, ताकि प्रकृति के साथ हो रहे खिलवाड़ से को रोका जा सके और मिलकर एक बेहतर भविष्य की संकल्पना को साकार किया जा सके, और बेहतर अन्न, बेहतर खाद्यान्न, बेहतर फल, बेहतर सब्जियां हमारे जीवन को सुरक्षित करेंगी। हमें ज़्यादा हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं, हमें ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत नहीं, हमें अपने कीमती वक्त को अस्पतालों में भर्ती होकर बर्बाद करना नहीं, और सेहत के साथ स्वाद भी चाहिए। तो मिलकर जुड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं ऑनलाइन सत्र में। कोई भी व्यवसाय शुरू करना किसी के लिए भी एक जीवन बदलने वाला अनुभव हो सकता है, और अगर आप पहली बार व्यवसाय करने की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो इस व्यावसायिक सफर में आपके सामने कभी कभी कोई सवाल या कोई मुश्किल आ सकती है, और इस सवाल का जवाब, इस मुश्किल का हल आपको मिलता है
आपकी अपनी पाठशाला बिजनेस पाठशाला में। बिजनेस पाठशाला न केवल आपको डोमेन एक्सपर्ट के जरिए बिजनेस से संबंधित टॉपिक्स पर जानकारी प्रदान करती है, बल्कि बिजनेस के नए नए और यूनिक बिजनेस आइडियाज से भी रूबरू कराती है। और आज इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे ग्रेन मिलिंग एंड प्रोसेसिंग बिजनेस मॉडल की, जिसे अपनाकर आप सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस बिजनेस मॉडल के पहले बिजनेस आइडिया के बारे में। दलिया प्रोसेसिंग। दलिया एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसे सभी लोग जानते हैं और जिसका इस्तेमाल नाश्ते में बड़े पैमाने पर किया जाता है। भारत में अलग अलग राज्यों के खान-पान के आधार पर इसे बनाने के तरीके अलग अलग हैं। कई लोग इसे दूध के साथ पकाकर इसमें चीनी डालकर इसे मीठे व्यंजन के तौर पर खाना पसंद करते हैं, तो वहीं कई लोग इसे नमकीन बनाकर भी खाना पसंद करते हैं। कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन्स और फाइबर आदि से युक्त दलिया डाइजेशन को बेहतर करने और वजन को घटाने में मददगार होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेहत के लिए बेहद फायदेमंद दलिया का व्यवसाय आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। दलिया प्रोसेसिंग बिजनेस में मशीनों के उपयोग के आधार पर इन्वेस्टमेंट बढ़ या घट सकती है। इस व्यवसाय में सेमी ऑटोमेटिक मशीन की लागत करीब 1 लाख है। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको 800 से 1000 स्क्वायर फीट एरिया, 3 से 4 किलोवाट पावर कनेक्शन और 4 से 5 मैन पावर की आवश्यकता होगी। इस व्यवसाय से आप आसानी से 15% से 20% प्रॉफिट कमा सकते हैं। फोर्टिफाइड राइस। चावल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण खाद्य सामग्री है। चावल पूरी दुनिया में विभिन्न व्यंजनों के रूप में खाया जाता है, जो इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है। इतनी भारी मांग की वजह से चावल का उत्पादन भी काफी बड़ी मात्रा में किया जाता है। चावल की न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाने के लिए आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड जैसे पोषक तत्वों और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को इसमें जोड़ने की प्रक्रिया के बाद इसे फोर्टिफाइड राइस के रूप में जाना जाता है। फोर्टिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य भोजन की पोषण गुणवत्ता को बढ़ाना होता है, जो भोक्ता को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। और यही कारण है कि फोर्टिफाइड राइस को लोग प्राथमिकता देने लगे हैं और ये बिजनेस एक फायदेमंद बिजनेस के रूप में उभरा है। स्मॉल स्केल पर इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 50 से 60 लाख इन्वेस्टमेंट और 4000 से 5000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी। अगर पावर कनेक्शन और मैन पावर की बात करें तो 40 से 50 किलोवाट पावर लोड और 12 से 15 मैन पावर के साथ आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ये बिजनेस आपको लगभग 10% से 15% का प्रॉफिट प्रदान करता है। बाजरा फ्लोर। बाजरा भारत की प्रमुख फसलों में से एक है, जिसका उपयोग भारतीय बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं। पर्ल मिलेट के तौर पर भी प्रसिद्ध बाजरा सबसे पुराने अनाज में से एक कहा जा सकता है। एक जमाने में इसकी खपत ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित थी, लेकिन अब इसका सेवन शहरी क्षेत्रों में भी व्यापक रूप से किया जाता है। ये फाइबर और आवश्यक अमीनो एसिड से भरपूर होता है और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाए रखने में बहुत सहायक होता है, जिससे हृदय रोगों के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। ये ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है और टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को काफी कम करता है। इस तरह से स्वास्थ्य की दृष्टि से बाजरा बहुत ही लाभदायक अनाज है और इसी कारण मार्केट में इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। जाहिर है, बाजरे के आटे की मांग में वृद्धि के साथ ये व्यवसाय के लिए कई लाभदायक अवसर भी प्रदान करता है। स्मॉल स्केल पर इस व्यवसाय को सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ 15 से 20 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किया जा सकता है। पावर कनेक्शन और एरिया की बात करें तो इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए स्मॉल स्केल पर 10 से 15 किलोवाट पावर कनेक्शन और 1500 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया और लार्ज स्केल पर 25 से 30 किलोवाट पावर कनेक्शन और 3500 से 4000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी। साथ ही आपको मैन पावर के तौर पर 5 से 6 लोगों की आवश्यकता होगी। इस व्यवसाय से आप आसानी से 20% से 25% प्रॉफिट कमा सकते हैं। राइस मिल। चावल भारत में भोजन के रूप में खाया जाने वाला मूल अनाज है, जो लगभग हर भारतीय रसोई में पाया जाता है। पैडी यानी धान की मिलिंग से हमें जो उत्पाद मिलते हैं वो राइस के साथ ही हस्क और राइस ब्रैन यानी भूसी भी हैं। राइस मिलिंग का उद्देश्य पूरे सफेद चावल का उत्पादन करना है, जिसमें इम्प्योरिटीज ना हो और जो खाने योग्य बनाया जा सके। और जिस तरह चावल के उत्पादन में वृद्धि
और दुनिया भर में इसकी मांग बढ़ रही है, उससे जाहिर है कि राइस मिलिंग मार्केट की ग्रोथ भी तय है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन रेट और टेक्निकल डेवलपमेंट ने राइस मिलिंग बिजनेस के विकास को बढ़ावा दिया है। इस बेहद फायदेमंद बिजनेस को अगर आप लार्ज स्केल पर शुरू करना चाहते हैं तो 240 टन चावल प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता वाले प्लांट के लिए आपको लगभग 20 करोड़ की लागत और 2 लाख स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी। मैन पावर की बात करें तो आप 150 से 200 वर्कर्स के साथ इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस से आप तकरीबन 15% से 20% प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज जिन्हें अपनाकर आप यकीनन अपने व्यावसायिक सफर में कामयाबी हासिल कर सकते हैं और जिंदगी में सफलता अर्जित कर सकते हैं। अब हम जुड़ेंगे जूम सेशन में, जहां आप अपने सवाल डायरेक्ट एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। इस सेशन का लिंक आपको YouTube चैट बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।